हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आईएसएल से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे थे, जिसका पार्ट 12 रहने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, पिस्टन रिंग इज मेड अप ऑफ विच प्रोसेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन मोल्डिंग। लेकिन आप लोगों ने आंसर क्या किया था? आप लोगों ने आंसर किया मैच प्लेट पैटर्न। तो याद रखिएगा, वो हमारा पैटर्न होता है। ठीक है, वो हमारा पैटर्न होता है, बट जो प्रोसेस होता है वो मशीन मोल्डिंग कहलाता है। और इसका आंसर 2-3 लोग किए थे और सारे लोग मैच प्लेट पैटर्न कर रहे थे। तो इसका आंसर जरूर से जरूर अच्छे से याद रखें, मशीन मोल्डिंग होगा। ठीक है, अगर प्रोसेस पूछेगा तो, अगर वहाँ पे पैटर्न पूछेगा तो आप बोलिएगा जरूर से जरूर मैच प्लेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सेपर इज स्पेसिफाइड बाई। तो क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक पे। अच्छा, सेपर क्या होता है? सेपर मटेरियल कौन से डायरेक्शन में करता है? तो सबसे पहले याद रखें फॉरवर्ड स्ट्रोक में। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्विक रिटर्न रेशियो कितना हो जाएगा सेपर का? तो याद रखिएगा, अगर जाने का मतलब फॉरवर्ड में और बैकवर्ड का दिखेगा तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा जाने में मतलब कटिंग करने में, और कम समय लगेगा वापस लौटने में। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत है। और सेपर होता है जिसमें हमारा वर्कपीस स्टेशनरी रहता है और टूल हमारा रेसिप्रोकेट करता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेनर इज स्पेसिफाइड बाई। तो किससे? तो हाइट ऑफ द टेबल से स्पेसिफाई किया जाता है। और प्लेनर ये भी फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल कटिंग करता है, और ये जस्ट रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा टूल एक जगह पे फिक्स रहता है, और टेबल के ऊपर जो वर्कपीस रहता है यही इसका रेसिप्रोकेशन मोशन देता है। ठीक है, और इसमें भी मटेरियल सेम फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ईडीएम मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू कौन से लॉ? तो फैराडे लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ? फैराडे लॉ को। अच्छा, ईडीएम के अंदर डाइलेक्ट्रिक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा केरोसिन। ठीक है, अच्छा, टूल एंड वर्कपीस के बीच में गैप कितना रहता है ईडीएम के केस में? तो याद रखिएगा 0.002 से लेकर के 0.5 तक होता है। ठीक है, इतना तक अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाई। तो किससे होता है? कैपिटल लेटर ऑफ ए से एच तक के लिए सॉफ्ट होता है। अगर मीडियम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आई से लेकर के पी तक। और अगर हार्ड ग्रेड बोलेगा, तो वहाँ हो जाएगा क्यू से लेकर के जेड तक। ठीक है, आई होप इतना तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रेगुलेटिंग व्हील इज अबाउट। ये किस में पूछ रहा है? सेंटर लेस ग्राइंडिंग के केस में एंगल ऑफ रेगुलेटिंग व्हील कितना होता है? तो याद रखिएगा कितना होता है? 0 से 8 डिग्री के बीच में। और एग्जैक्टली पूछेगा कि कितना होता है तो याद रखिएगा 10 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। विच इज़ मोस्ट यूजफुल बॉन्ड। सबसे ज़्यादा यूजफुल बॉन्ड कौन सा होता है? तो याद रखिएगा विट्रीफाइड बॉन्ड सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूजेबल होता है। ठीक है, याद रखिएगा पार्टिंग ऑफ टूल बनाने के लिए, पार्टिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड का यूज़ करेंगे? तो वहाँ पे रबर बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और रबर बॉन्ड को आर से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, और अगर रेजिनॉइड बोलेगा तो इसको हम लोग बी से शो करते हैं, और विट्रीफाइड को बिल्कुल सिंपल वी से शो करते हैं। सेलैक बॉन्ड को किससे? तो कैपिटल लेटर में ई से शो करते हैं। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत? आई होप नहीं हुआ होगा। दिक्कत होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, विच इज सॉफ्टेस्ट बॉन्ड। सॉफ्टेस्ट बॉन्ड कौन सा है? तो सिलिकेट बॉन्ड सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट बॉन्ड, और इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग एस लिखते हैं। ठीक है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग एस लिखते हैं, और ये सबसे सॉफ्टेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, आई होप इतना तक दिक्कत नहीं होगा। बॉन्ड यूज फॉर पार्टिंग ऑफ पर्पस। कौन सा बॉन्ड होता है? तो रबर बॉन्ड। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टूल लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो कौन सा होता है? टेलर टूल्स लाइफ इक्वेशन। क्या होता है? v(t⁴n) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलर
टूल लाइफ इक्वेशन v t⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिमम रेक एंगल फॉर मेटल कटिंग क्या होगा? कितना होता है? 15 डिग्री। और याद रखिएगा भी t⁴n में जो n होता है वो मटेरियल ऑफ टूल के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ टूल के मतलब टूल का कौन सा मटेरियल है इसके ऊपर, वर्कपीस पे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डक्टाइल मटेरियल इज मशीन्ड विथ, डक्टाइल मटेरियल कौन से रेक एंगल के साथ? तो पॉजिटिव रेक एंगल के साथ मशीनिंग किया जाता है। अगर ब्रास के केस में पूछ दे आपसे कि ब्रास का क्या होता है, ठीक है, तो ब्रास का याद रखिएगा 0 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपको टंगस्टन कार्बाइड का पूछ देगा तो आप याद रखिएगा निगेटिव के अंदर होता है। ठीक है, अगर थ्रेड कटिंग के केस में आपसे पूछ दे कि रेक एंगल कितना होगा तो वो भी 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ टूल लाइफ बाय कटिंग फ्लूइड, क्या इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट होता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल इफेक्ट होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गलती से आंसर लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा टूल लाइफ हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको गलत में कर दे रहा हूँ, टूल लाइफ क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ सबमरीन एंड एरोप्लेन इज मेजर्ड बाय, किससे? पिटोट ट्यूब से, और इसी से एयर या गैस वेलोसिटी भी मेजर किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पिटोट ट्यूब का एंगल कितना होता है, पिटोट ट्यूब का बेंट एंगल कितना होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये 90 डिग्रीज का बेंट एंगल होता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा और इस तरीके से मुड़ा रहेगा, तो बिल्कुल 90 डिग्रीज का बेंट एंगल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टॉप पॉइंट ऑफ थर्मोसाइफन इज कॉल्ड, टॉप पॉइंट को क्या बोलते हैं? समिट। और इसी जगह पे समिट के पास ही हम लोग एयर वेसल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एयर वेसल लगाते हैं। अच्छा, एयर वेसल कौन से मटेरियल से बनता है? तो कास्ट आयरन से बनता है। एयर वेसल करता क्या है? तो फ्लो को स्मूथ करता है, इंटरमीडिएट जो आता है उसको स्मूथ करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो जो चीज़ रिलेटेड रहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, मुझे कैसे याद रहता है? मुझे याद रहने का एक ही रीज़न है, मैं जब रिवाइज़ करता हूँ ना, जब रिवाइज़ करता हूँ तो सारा चीज़ देखते चलता हूँ। ठीक है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। डेड वेट प्रेशर गेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे? तो पास्कल लॉ पे काम करता है। कौन से लॉ? पास्कल लॉ पे। अच्छा, पास्कल लॉ होता क्या है? पास्कल लॉ होता है कि किसी एक पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, एक फ्लूइड एक कंटेनर में रखा हुआ है, किसी पॉइंट पे देखें, अगर इस पॉइंट पे हमको देखना है तो इसके हर एक डायरेक्शन में आप कहीं भी देखो, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं, हर एक डायरेक्शन में इसका प्रेशर का वैल्यू सेम रहेगा। कब? जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तब। अब इसके लिए डिटेल आप चाहते हैं कि कैसे पास्कल लॉ काम करता है, क्या क्या होता है, तो आप बोलिएगा मुझे, मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आई होप। आगे बढ़ते हैं। लो और मॉडरेट प्रेशर इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, किससे? पीजोमीटर से लो और मॉडरेट प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वैलिड फॉर, किसके लिए? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यहाँ पे लिखा हुआ है, बट बिल्कुल इसको गलत काट लीजिएगा, ये सभी के लिए होता है। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए होता है। अच्छा, ऐसा कैसे? तो आप जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन कि रो वन A1 V1 इज इक्वल टू रो टू A2 V2। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि रो क्या होता है? डेंसिटी। यहाँ रो 1 है, यहाँ पे रो 2 है। दैट मीन्स कि अगर एक तरफ से फ्लूइड इधर से जा रहा है, वहाँ पे जाने के बाद उसका डेंसिटी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और ए एंड वी का तो रिलेशन है ही। ठीक है, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहता है तो किसके लिए? कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए नहीं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है। अगर डेंसिटी वेरी करेगा तो किसके लिए हो जाएगा? कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है। इसी तरीके से ये दोनों के लिए वैलिड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी लाइन इज ऑलवेज ... देन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, क्या होता है? एवब होता है। ठीक है, एवब होता है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, आप देखेंगे तो दोनों पैरेलल लाइन रहता है, और दोनों के बीच में गैप कितना रहता है? तो याद रखिएगा v²/2g रहता है, v²/2g। आगे बढ़ते हैं। पॉइजन्स रेशियो फॉर
वैक्स इज अबाउट, कितना होता है 0.5। अच्छा, पॉइजन से वैक्स के लिए ही नहीं रहता है सिर्फ 0.5, और किसके लिए रहता है, तो रबर के लिए भी रहता है। और किसके लिए, रबर के लिए। अच्छा, और किसके लिए, तो रेजिन के लिए। ठीक है, आपसे ये सारा क्वेश्चन आप याद रखिए, 3 चीज़ होता है, वैक्स के लिए, रबर के लिए और रेजिन के लिए। कितना होता है पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0.5। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए बार व्हेन इट इज हीटेड एंड फ्री टू एक्सपेंड। क्या होता है, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा भाई, जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा तब तक कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। फ्रीली एक्सपेंड करेगा, वापस टेम्परेचर हटाएंगे, वापस अपने जब पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कंट्रोल बाय। ठीक है, तो क्या क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कितने लॉज होते हैं, कितने लॉज होते हैं, तो आप याद रखिएगा। पहला होता है बॉयल्स लॉ, दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, तीसरा होता है गैलुसेक लॉ। ठीक है, चौथा होता है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, ये सारे लॉ के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम से कंट्रोल होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट, किसके अनुसार, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अनुसार ऐसा बोला जाता है। और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारा इंजन को डिफाइन करता है। किसको, इंजन को डिफाइन करता है। ठीक है, इंजन को डिफाइन करता है। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। इवोपरेशन फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज पार्शियल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, वेपर। इसको क्या बोलेंगे, वेपर। अगर कंप्लीटली हो जाए, कंप्लीटली हो जाए तो क्या कहलाएगा, गैस। और वो भी कौन सा गैस, परफेक्ट गैस कहलाएगा। ठीक है, आई होप इतना तक क्लियर होगा। चलते हैं आगे। बिहेवियर ऑफ सुपर हीटेड गैसेस इज सिमिलर टू, कौन से, परफेक्ट गैस के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0 एट, कब वॉल्यूम ऑफ गैस 0 होगा, तो याद रखिएगा अब्सोल्यूट 0 प्रेशर पे। कितना, अब्सोल्यूट 0 प्रेशर पे। ठीक है, दैट मीन्स टेम्परेचर कितना रहेगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में देखें तो 0 केल्विन। अब्सोल्यूट का मतलब ही होता है, अब्सोल्यूट का मतलब ही होता है डेटम, और टेम्परेचर का डेटम क्या है हमारा, 0 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ पार्ट स्पेसिफाइड इन ड्राइंग इज, क्या कहलाता है, तो नॉमिनल साइज होता है। क्या कहलाता है, नॉमिनल साइज। और जिस पे टॉलरेंस प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा साइज होता है, तो वो हमारा होता है बेसिक, कौन सा, बेसिक साइज होता है। ठीक है, जिस पे टॉलरेंस प्रोवाइड किया जाता है। चलते हैं आगे। साइज ऑफ अ स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, किससे, मेजर डायमीटर से। ठीक है, किससे, मेजर डायमीटर से, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट सिस्टम मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्री इज, क्या, यूनिलेटरल सिस्टम जनरली यूज होता है। कौन सा, यूनिलेटरल सिस्टम, बिल्कुल धड़ल्ले से यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या कहलाएगा, ये कौन से स्टेटमेंट कहलाता है, ये कहलाता है हमारा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर NTP, दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या कहलाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg। अगर STP बोलेगा तो, STP बोलेगा तो क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस और 760 mm ऑफ Hg। या 15 के जगह पे कहीं कहीं 20 भी लिखा रहता है, तो आप ऐसा माइंड मत करना, जो भी आपको दिखे इसके नियर बाय में उसको आप इजीली क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक इंडेक्स, देन क्या होगा, क्या होगा, हीट इज रिजेक्टेड, हीट इज रिजेक्टेड। अगर वो लेस देन होगा तो क्या होगा, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता था, बिल्कुल अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स इज लेस देन एडियाबेटिक इंडेक्स, तब क्या होगा, हीट अब्जॉर्ब हो जाएगा। तब क्या होगा, हीट अब्जॉर्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहलाता है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को बोलते हैं लोग कांस्टेंट
इंथैल्पी प्रोसेस, कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस। और कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस एक और कहलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग। क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइप कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर देन जॉइंट विल बी यूज। कौन सा? सॉकेट जॉइंट, और इसको कपलर जॉइंट भी बोला जाता है। तो एक बार में एक ही ऑप्शन में रहेगा तो आप ध्यान से क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूनियन जॉइंट क्या होता है? रिड्यूसिंग इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनियन जॉइंट का मेन डिसएडवांटेज होता है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू अवॉइड टीयरिंग ऑफ रिवेटेड जॉइंट इट्स मार्जिंग मस्ट बी टेकन। कितना रहता है? 1.5D, 1.5D। और सेम वैल्यू याद रखिएगा किसके लिए? लेंथ ऑफ की के लिए। किस केस में? जब हमारा उसका जो थिकनेस होता है वो dy6 हो, उसका विड्थ dy4 हो, तो उस केस में उसका लेंथ कितना होगा? उसका लेंथ कितना होगा? तो 1.5D। ठीक है, और टीयरिंग ऑफ से बचाने के लिए हम लोग मार्जिन भी देते हैं रिवेटेड जॉइंट के केस में। कितना? 1.5D। ठीक है, अच्छा की बात मैंने किया तो की का टेपर कितना होगा? स्क्वायर किया तो उसका टेपर कितना होगा? तो याद रखिएगा 1 in 100, 1 in 100। अच्छे से याद रखिए, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिवेट जॉइंट इज डॉट 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 जॉइंट। कैसा जॉइंट है? तो परमानेंट जॉइंट है। कैसा? परमानेंट जॉइंट है। अगर परमानेंट ऑप्शन में अगर नहीं रहे तब आप सेमी परमानेंट ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक तो एक रहेगा ही। अगर दोनों रहे तो आपको परमानेंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिच ऑफ रिवेटेड जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन। कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 2D से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2D से कम रहेगा तो इसका होल और इसके होल के अंदर मैच कर जाएगा। ठीक है, कम से कम 2D रहेगा तो ये दोनों बाहर से इस जगह पे दोनों सटा हुआ भले रहेगा, बट दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं आएगा। और 2D से कम रहेगा तो ये सर्कल और ये सर्कल ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा दिक्कत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ बट स्ट्रैप इज नो केस लेस शैल बी लेस देन। कितना से? तो 10 mm से कम कभी भी नहीं रखते हैं थिकनेस ऑफ बट स्ट्रैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलर और US थ्रेड इज ऑल्सो नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन नेशनल थ्रेड बोलते हैं इसको। कौन सा? अमेरिकन नेशनल थ्रेड। और इसका इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? तो याद रखिएगा 60 डिग्री होता है इसका इंक्लूडेड एंगल। आगे बढ़ते हैं। थ्रेड यूज फॉर ब्रास वाल्व एंड कॉक्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं हम लोग? एक्मी थ्रेड यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 इंडिकेट फाइन ग्रेड ऑफ थ्रेड। फाइन ग्रेड कौन सा? तो 7 हो। अगर 7 लिखा हुआ है दैट मीन्स फाइन ग्रेड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ फ्लेंज इन फ्लेंज कपलिंग कितना रहेगा? D/3 रहता है। ठीक है, D/3 रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी पर केजी मोलिक्यूल इन एनी गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। क्या होता है? 1.5 × RU × T होता है। 1.5 RU क्या होता है यहाँ पे? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज एज्यूम टू बी डॉट 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 इंट्रोपी। क्या होता है? इंट्रोपी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस डॉट 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 ऑफ ऑल द मोलिक्यूल कितना रहता है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 2/3 रहता है। कितना? 2/3 रहता है। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइल एंड द डायमीटर ऑफ वायर आर। क्या होगा? सॉलिड स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। कितना? सॉलिड स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स चेंज इट्स वाल्स फैक्टर। कैसे चेंज करता है? ये भी हमारा चेंज कर देता है। जैसे ही वाल्स फैक्टर हमारा चेंज करेगा तो स्प्रिंग इंडेक्स भी हमारा चेंज कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज। नेचुरल सॉलिड फ्यूल है हमारा वुड, जिसको हम लोग लकड़ी बोल सकते हैं। वुड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया है। कैम इज स्पेसिफाइड बाय। क्या होगा? पिच सर्कल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, बेस सर्कल या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।